21वीं सदी पेरेंट्स के लिए एक नई चुनौती लेकर आई है, कंप्यूटर और इंटरनेट। कंप्यूटर और इंटरनेट दोनों ही आपके बच्चे की शिक्षा का बहुत जरूरी हिस्सा है, जिनके बिना आपका बच्चा जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन पेरेंट्स के सामने चुनौती ये है कि कैसे हम अपने बच्चों तक इनके फायदे तो पहुंचने दें, पर इनसे होने वाले नुकसान और खतरों से बच्चों को दूर रखें। 21st सेंचुरी पेरेंट्स किट के द्वारा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल का ये प्रयास है कि सभी पेरेंट्स 21वीं सदी के आदर्श माता पिता बन सकें। कंप्यूटर और इंटरनेट के इस्तेमाल में कुछ सावधानियां ना बरती जाएं, तो आपके बच्चों को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों तरह के खतरे हो सकते हैं। शारीरिक खतरों में शामिल हैं कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, कार्पल टनल सिंड्रोम, ओबेसिटी, सीवियर बैक पेन और नेक पेन। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम में आंखों का सूखना, खुजलाना और लगातार भारीपन होता है। बच्चों को धुंधला दिखाई देना, मायोपिया और ग्लूकोमा की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। कार्पल टनल सिंड्रोम में कलाई और अंगूठा कमजोर पड़ सकते हैं और उसमें तेज दर्द होता है। कंप्यूटर के सामने गलत पोस्चर में बैठने या लेटकर काम करने से लगातार बैक पेन और नेक पेन की शिकायत हो सकती है। मानसिक खतरों में शामिल हैं गेम्स की वजह से लगातार तोड़फोड़ और हिंसा के विचार आना, नींद का पैटर्न गड़बड़ा जाना, गेम्स में होने वाली हार जीत को सब कुछ मान लेना, मर्डर्स और रोड एक्सीडेंट्स जैसी गंभीर बातों के प्रति संवेदनशीलता का कम हो जाना। सामाजिक खतरों में शामिल हैं गेम्स और सोशल नेटवर्क्स की वजह से अपने आप को वास्तविक दुनिया से अलग कर लेना, परिवार, पड़ोसियों और रिश्तेदारों से कटकर अनजाने लोगों से ऑनलाइन फ्रेंडशिप करना और बेसिक सोशल स्किल्स का विकास ना होना। इन सभी खतरों से बच्चों को बचाने में सबसे बड़ी भूमिका पेरेंट्स की ही होती है। बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए आपको कंप्यूटर ट्रेनिंग की नहीं, बल्कि कॉन्फिडेंस और अवेयरनेस की ज्यादा जरूरत है। आइए शुरू करते हैं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने से। हमने ये जानने के लिए सर्वे किया कि पेरेंट्स कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल करने में कॉन्फिडेंट क्यों नहीं होते। 90% पेरेंट्स का कहना था कि कंप्यूटर से जुड़ी बहुत सारी बातें उन्हें कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं। कंप्यूटर को चालू करना, हर कंप्यूटर पर अलग स्क्रीन्स दिखना, स्क्रीन पर इतने सारे आइकॉन्स का होना, कीबोर्ड का डिजाइन, माउस का लेफ्ट, राइट, सिंगल या डबल क्लिक और इतने सारे सॉफ्टवेयर्स, ये सब उन्हें बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। आइए हम शॉर्ट में आपका कंफ्यूजन दूर करते हैं। अगर आप टीवी पर कोई डीवीडी देखना चाहते हैं, तो टीवी और उससे जुड़े डीवीडी प्लेयर दोनों को चालू करते हैं, राइट? कंप्यूटर को चालू करना भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब तक मॉनिटर और सीपीयू दोनों का पावर ऑन नहीं करते, तब तक आप कंप्यूटर पर काम नहीं कर सकते। कंप्यूटर का पावर ऑन होने के बाद उसे काम के लायक होने में 2 से 5 मिनट का समय लगता ही है। कंप्यूटर आपके काम के लिए तैयार है कि नहीं, ये कंफर्म करने के लिए रिफ्रेश टेस्ट करें। रिफ्रेश टेस्ट के बाद आपका कंप्यूटर आपकी सेवा में हाजिर है। रिफ्रेश टेस्ट कैसे होता है, ये हमने पेरेंट्स हैंडबुक के पहले चैप्टर में बताया है। आपने देखा होगा कि चालू करने पर सभी कंप्यूटर्स एक दूसरे से अलग नजर आते हैं। स्क्रीन पर फोटोज और पोस्टर्स अलग होते हैं, आइकॉन्स अलग होते हैं। बहुत से पेरेंट्स को ये भी कंफ्यूजिंग लगता है, जबकि ये बहुत छोटी सी चीज है। जिस तरह आप अपने मोबाइल में अपनी पसंद की रिंगटोन लगा सकते हैं, उसी तरह कंप्यूटर पर भी आप पोस्टर्स, वॉलपेपर, आइकॉन्स, बहुत सारी चीजें अपनी पसंद से बदल सकते हैं। सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, ये समझने का सबसे सिंपल तरीका है कि कंप्यूटर को आप अपना ऑफिस मान लें, जहां आप बॉस हैं और आपके कुछ असिस्टेंट्स हैं जो इंसान ना होकर के सॉफ्टवेयर्स हैं। इस ऑफिस के मैनेजर को हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, जो पूरे ऑफिस की देखरेख करता है। बाकी सारे असिस्टेंट्स अलग अलग कामों के लिए हैं। म्यूजिक बजाने के लिए अलग सॉफ्टवेयर, लेटर राइटिंग के लिए अलग और ड्राइंग बनाने के लिए अलग सॉफ्टवेयर। आप अपने ऑफिस से जब चाहें किसी भी असिस्टेंट को निकाल सकते हैं या नया ला सकते हैं, यानी आप अपनी मर्जी से कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल या अनइंस्टॉल कर सकते हैं। जिस तरह ऑफिस में फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए अलमारी होती है, वैसे ही कंप्यूटर में भी डेटा को संभाल कर रखने के लिए एक अलमारी होती है, जिसे हम हार्ड डिस्क कहते हैं। माय कंप्यूटर वाले आइकॉन पर डबल क्लिक करके इस अलमारी को आप खोल सकते हैं। इस किट के साथ दी गई पेरेंट्स हैंडबुक के पहले चैप्टर में कंप्यूटर की इस अलमारी को ऑपरेट करने की विस्तृत जानकारी आपको मिल जाएगी। अब नजर डालते हैं कीबोर्ड पर।
इसका डिजाइन नए यूजर्स को नर्वस कर देता है। आखिर इसका डिजाइन इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? कंप्यूटर कीबोर्ड का जब आविष्कार हुआ तो वैज्ञानिकों को मजबूरी में इसका डिजाइन पुराने जमाने के टाइपराइटर्स जैसा बनाना पड़ा, क्योंकि लाखों प्रोफेशनल्स को टाइपराइटर पर उंगलियां चलाने की आदत हो चुकी। QWERTY जैसा उलझा हुआ डिजाइन वहीं से लिया गया है। फिर जैसे जैसे कंप्यूटर का इस्तेमाल अलग अलग कामों के लिए बढ़ता गया, नई कीज इसमें जुड़ती गयी। लेकिन इन ढेर सारी कीज से आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी यूजर्स की तरह आप भी थोड़ी प्रैक्टिस के बाद इसके आदी होंगे, पहले दिन से नहीं। आपकी मदद के लिए हम एक बहुत ही सरल सॉफ्टवेयर चुन कर लाए हैं जो आपको कीबोर्ड पर काम करना आसानी से सिखा देगा। टाइप फास्टर नाम का सॉफ्टवेयर आपको इस किट में दी गई 20 यूजफुल सॉफ्टवेयर्स सीडी में मिल जाएगा। उसको इंस्टॉल और इस्तेमाल कैसे करना है ये पेरेंट्स हैंडबुक के 5वें चैप्टर में बताया गया है। अब हम आपको ले चलते हैं इंटरनेट की दुनिया में और बढ़ाते हैं आपका कॉन्फिडेंस कुछ बेसिक्स की जानकारी देकर। इंटरनेट एक्सेस करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी जिसे वेब ब्राउजर कहते हैं। सबसे पॉपुलर वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर है इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो कि आमतौर पर सभी कंप्यूटर्स में इंस्टॉल्ड होता है। आप दूसरे वेब ब्राउजर्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे फायरफॉक्स, क्रोम और ओपेरा। ये सभी फ्री सॉफ्टवेयर्स हैं। इंटरनेट पर कोई भी काम किसी वेबसाइट पर जाकर ही हो सकता है और इसके लिए आपको वेब ब्राउजर में उस वेबसाइट का एड्रेस डालना होगा। आइए देखें आप इंटरनेट पर क्या क्या कर सकते हैं। ईमेल वेबसाइट्स के द्वारा आप लोगों से ईमेल शेयर कर सकते हैं। सर्च वेबसाइट्स के द्वारा आप इंटरनेट पर मनचाही जानकारी ढूंढ सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स के द्वारा आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जुड़कर फोटोज, वीडियोस, अपडेट्स आदि शेयर कर सकते हैं। वीडियो और फोटो शेयरिंग वेबसाइट्स के द्वारा आप अपने फोटोज और वीडियोस पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं और दूसरों के फोटोज और वीडियोस देख सकते हैं। ब्लॉग वेबसाइट्स के द्वारा आप अपना ब्लॉग बना सकते हैं और पूरी दुनिया के साथ अपना ज्ञान और अनुभव बांट सकते हैं और दूसरे यूजर्स द्वारा बनाए ब्लॉग्स पढ़कर उनका ज्ञान और अनुभव ले भी सकते हैं। बहुत ही शॉर्ट में लिखे जाने वाले ब्लॉग्स को माइक्रो ब्लॉग कहा जाता है और इसकी सबसे पॉपुलर वेबसाइट है ट्विटर। ट्विटर पर लिखे माइक्रो ब्लॉग्स को ट्वीट्स कहते हैं। इंटरनेट पर की जाने वाली गतिविधियों और वेबसाइट्स की ये बहुत छोटी सी लिस्ट है। ऑनलाइन बैंकिंग, रेलवे, बस, फ्लाइट बुकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आप इंटरनेट पर कर सकते हैं। इस वीडियो के दूसरे भाग में हम आपको बताएंगे कि आपको अपने बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों को अपने कंट्रोल में रखने के लिए क्या क्या कदम उठाना जरूरी है। अब हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी टिप्स जिनसे आप अपने बच्चों को कंप्यूटर और इंटरनेट से होने वाले खतरों से बचा सकते हैं और उन्हें इसका कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव इस्तेमाल सिखा सकते हैं। इन टिप्स को फॉलो करने के लिए आपको जो भी हेल्प चाहिए वो पेरेंट्स हैंडबुक के दूसरे, तीसरे और चौथे चैप्टर में दी गई है। टिप नंबर 1, कंप्यूटर टेबल और चेयर की सेटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आपका बच्चा चेयर पर बैठे तो कीबोर्ड और माउस उसके पेट के लेवल पर होना चाहिए। मॉनिटर का लेवल ऐसा होना चाहिए कि मॉनिटर को देखने के लिए बच्चे को जरा सा भी सर को उठाना ना पड़े। इसके लिए बच्चे को ऊंची कुर्सी की जरूरत पड़ सकती है। कुर्सी की दूरी टेबल से इतनी होनी चाहिए कि मॉनिटर कम से कम एक हाथ की दूरी पर हो और कीबोर्ड और माउस ऑपरेट करते वक्त बच्चे की पीठ बिल्कुल सीधी हो। आँखों की सुरक्षा के लिए मॉनिटर की ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को जितना हो सके कम रखना चाहिए। ब्राइटनेस और कंट्रास्ट का सही लेवल जानने के लिए मॉनिटर के बगल में एक न्यूज़पेपर कंप्यूटर टेबल पर रख दें। अब मॉनिटर का ब्राइटनेस और कंट्रास्ट 0 कर दें। अगर मॉनिटर न्यूज़पेपर की तुलना में डल नजर आता है तो ब्राइटनेस कंट्रास्ट को उतना बढ़ाएं कि वो न्यूज़पेपर से ज्यादा ब्राइट ना दिखे। अगर आपके पास पुराने जमाने का CRT मॉनिटर है तो ब्राइटनेस कंट्रास्ट के साथ साथ उसका रिफ्रेश रेट एडजस्ट करना भी जरूरी है। रिफ्रेश रेट कम से कम 75 हर्ट्ज सेट होना चाहिए। रिफ्रेश रेट जितना ज्यादा होगा मॉनिटर की फ्लिकरिंग उतनी कम होगी और बच्चे की आंख पर जोर भी कम पड़ेगा। रिफ्रेश रेट एडजस्ट करने का तरीका पेरेंट्स हैंडबुक के दूसरे चैप्टर में बताया गया है। बच्चे की नींद का पैटर्न ना बिगड़े, इसके लिए आप उसे रात 10 बजे के बाद कंप्यूटर पर काम ना करने दें। टिप नंबर 2, ये एक बहुत ही छोटी लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट टिप है। आपके घर में कंप्यूटर की जगह किसी अंदर के कमरे में नहीं होनी चाहिए।
कंप्यूटर हमेशा ऐसी जगह रखें जहां सभी का आना जाना लगा रहता हो और बच्चा कंप्यूटर पर क्या कर रहा है ये आसानी से नजर आता हो। टिप नंबर 3, बच्चों के लिए कंप्यूटर पर एक लिमिटेड यूजर अकाउंट बना दीजिए। ऐसा करने से आपका बच्चा कंप्यूटर में कोई भी नया सॉफ्टवेयर या गेम आपकी परमिशन के बिना इंस्टॉल नहीं कर सकता। आप खुद लॉगिन करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट का इस्तेमाल करें। ये दोनों ही अकाउंट्स बनाना बहुत सरल है। पेरेंट्स हैंडबुक के दूसरे चैप्टर में इसकी जानकारी दी गई है। टिप नंबर 4, कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और फायरवॉल जरूर इंस्टॉल होना चाहिए। इससे आपका कंप्यूटर हैकर्स और वायरसेस के साथ साथ मैलवेयर से भी बचा रहता है, जो कि आपके बच्चों को गलत वेबसाइट्स पर ले जाते हैं और उनकी प्राइवेट जानकारियां हैकर्स तक पहुंचा देते हैं। टिप नंबर 5, कंप्यूटर में पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें। पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर आपके बच्चे की हर ऑनलाइन गतिविधि पर नजर तो रखता ही है, ये उन्हें गलत वेबसाइट्स पर जाने से भी रोकता है। आप चाहें तो ये सॉफ्टवेयर आपको पूरी रिपोर्ट भी दे सकता है कि आपके बच्चे ने इंटरनेट पर क्या क्या गतिविधियां की। पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर जैसे किड्स UI, K9 और नॉर्टन फैमिली फ्री में डाउनलोड किए जा सकते हैं। इस किट के साथ दी गई पेरेंट्स हैंडबुक में हमने इन सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करना और उसे यूज करने के तरीके बताए हैं। कंप्यूटर में ऑनलाइन सेफ्टी के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद ये जरूरी है कि आप अपने बच्चों को ऑनलाइन सेफ्टी की बारीकियां समझाएं। टिप नंबर 6, ऑनलाइन सेफ्टी का पहला नियम है पासवर्ड डिसिप्लिन। बच्चों को समझाएं कि किसी भी स्थिति में वो अपने पासवर्ड्स दोस्तों के साथ शेयर ना करें। ऐसा करने से उनके पासवर्ड्स किसी क्रिमिनल के पास भी पहुंच सकते हैं, जो आपके बच्चे का ईमेल आईडी या फेसबुक आईडी का इस्तेमाल किसी भी इल्लीगल तरीके से कर सकता है। टिप नंबर 7, ऑनलाइन सेफ्टी का दूसरा नियम है आइडेंटिटी हाइडिंग। आइडेंटिटी हाइडिंग का मतलब है किसी भी स्थिति में अपने या अपने परिवार के बारे में पूरी जानकारी इंटरनेट पर शेयर ना करना। सोशल नेटवर्क पर कभी भी आपके घर का एड्रेस, फोन नंबर, स्कूल का नाम मेंशन ना करें। इस बात का ध्यान रखें कि आपके फोटोग्राफ से आपका घर का पता, गाड़ी का नंबर आदि पता नहीं चलना चाहिए। टिप नंबर 8, ऑनलाइन सेफ्टी का तीसरा नियम है लिमिटेड फ्रेंडशिप। लिमिटेड फ्रेंडशिप का मतलब है सिर्फ उन लोगों से ऑनलाइन फ्रेंडशिप करना जो वास्तविक दुनिया में आपके दोस्त या रिश्तेदार हो। पेरेंट्स के लिए ये जरूरी है कि समय समय पर वो अपने बच्चों की ऑनलाइन फ्रेंड्स की लिस्ट देखते रहें और अगर उन्हें कोई अनजान व्यक्ति उस लिस्ट में दिखे तो उसे तुरंत फ्रेंड लिस्ट से हटा दें। टिप नंबर 9, ऑनलाइन सेफ्टी का चौथा नियम है नो ऑफलाइन मीटिंग्स। इसका मतलब है कि अगर सोशल नेटवर्क पर कोई अनजाना व्यक्ति आपका दोस्त बनता भी है तो कभी भी उसके साथ ऑफलाइन मीटिंग के लिए राजी ना हो। बच्चों के लिए ये बहुत खतरनाक हो सकता है। टिप नंबर 10, ऑनलाइन सेफ्टी का पांचवा नियम है नेवर शेयर इमोशंस। इसका मतलब है कि कभी भी अपना गुस्सा, दुख या फ्रस्ट्रेशन ऑनलाइन शेयर नहीं करना चाहिए। बच्चे ब्लॉग या सोशल नेटवर्क पर ऐसा कर सकते हैं और इसका गलत फायदा उठा के उनको बहकाया जा सकता है। टिप नंबर 11, ऑनलाइन सेफ्टी का छठवां नियम पेरेंट्स के लिए है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। माता पिता दोनों को अपनी स्वयं की प्रोफाइल उन सभी सोशल नेटवर्क्स पर बनानी चाहिए जहां आपके बच्चे ने प्रोफाइल बनाई है। बच्चे की फ्रेंड लिस्ट में माता पिता दोनों को होना चाहिए। इससे बच्चा जो भी फोटोज, वीडियोस या अपडेट्स ऑनलाइन शेयर करेगा, पेरेंट्स को उसकी जानकारी मिलती रहेगी। इसके लिए जरूरी ये भी है कि आप हर 1-2 दिन में सोशल नेटवर्क वेबसाइट पर लॉगिन करते रहें। आप बच्चों को ये विश्वास दिलाएं कि पेरेंट्स ये बेहतर समझते हैं कि कौन से फोटोज, वीडियोस और आर्टिकल्स शेयर करने से बच्चे को खतरा हो सकता है। आप उन्हें समझाएं कि YouTube पर वीडियोस अपलोड करने से पहले, ब्लॉग पर अपना आर्टिकल पब्लिश करने से पहले और Facebook या Orkut पर कोई स्टेटस अपडेट या फोटो डालने से पहले वो आपको जरूर दिखाएं। कंप्यूटर और इंटरनेट के दुष्परिणामों से कैसे बचा जा सकता है, ये तो हमने आपको बता दिया। आइए अब बात करते हैं इनके फायदों की। कंप्यूटर और इंटरनेट का अगर कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव इस्तेमाल किया जाए तो ये आपके बच्चे को बहुत से फायदे दे सकता है। इसके लिए जरूरी है कि आपके कंप्यूटर में लर्निंग ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर्स हो और इंटरनेट पर लर्निंग ओरिएंटेड वेबसाइट्स को बच्चे एक्सेस करते रहें। ये सॉफ्टवेयर्स और वेबसाइट्स बच्चों का जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड तो बढ़ाते ही हैं, उन्हें स्कूल में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स का प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी देते हैं।
हम आपके लिए ऐसे ही 20 सॉफ्टवेयर और 20 वेबसाइट्स चुन कर लाए हैं जो बच्चों के लिए कंप्यूटर और इंटरनेट का कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव इस्तेमाल करने की अच्छी शुरुआत हो सकती है। आइए देखते हैं ये सॉफ्टवेयर और वेबसाइट्स कौन कौन से हैं।